दोस्तों नमस्कार। आज बिंदास हरियाणा पे हम आपको मिलवाएंगे हरियाणा के उस शख्स से जिसने पूरी दुनिया में खेलों के क्षेत्र में नाम कमाया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया और उसके बाद फिर वो राजनीति में आ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के उसी प्रसिद्ध पहलवान योगेश्वर दत्त की। योगेश्वर दत्त जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। योगेश्वर दत्त जी, पहले आपने खेलों के क्षेत्र में नाम कमाया, उसके बाद फिर आप डीएसपी लगे। डीएसपी लगने के बाद आपने उस नौकरी को त्याग करके राजनीति में आने का मन बना लिया। कैसा रहा ये सफ़र आपका? देखिए, बहुत मेरा आज तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। वो सही कुश्ती का मेरा टाइम हो, उसमें कुश्ती में भी अच्छा दौर बुरा दौर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता, देश को इतना मान सम्मान दिया। और जब भी देश के लिए कोई खेल हो या कुछ भी जब देश के लिए हम खेलते हैं तो उससे बड़े सम्मान की बात कुछ नहीं होती। उसके बाद फिर देशवासियों ने इतना मान सम्मान दिया हमें। और डीएसपी भी था, 10 साल नौकरी की थी। और उसके बाद अभी राजनीति में आने का मेन चीज़ ये थी कि जो काम हमारे यहाँ के गाँव देहात के जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली पानी की हुई, स्वास्थ्य की हुई, स्कूल की हुई, वो काम मैं पुलिस में रहते हुए नहीं कर पाता था। और जो हमारे यहाँ के समस्याएं, ये मेरे पास ज़्यादा लोग मेरे को बताते हैं कि यहाँ पर बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, गलियाँ ख़राब हैं, स्वास्थ्य से संबंधित है, खेल से संबंधित हो। खेल के लिए तो मैंने एकेडमी खोल भी दी थी। यहाँ पर लगभग 150 बच्चे रहते हैं। पर जो और समस्या गाँव की है वो पुलिस में रहते हुए हम नहीं कर सकते थे। और वैसे देश सेवा और समाज सेवा तो पुलिस में रहते हुए कर सकते, पर जो ज़मीनी स्तर की जो परेशानियाँ हैं वो राजनीति में आके ही हो सकती थी। इसलिए मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। और भारतीय जनता पार्टी में आने का यही था कि जो मैं नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ पिछले तब भी उनके बारे में मैं पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। और हरियाणा में अगर उसकी आप बीजेपी की बात करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर खट्टर जी हैं, उनकी एक दो ईमानदार वाली छवि है और जो सबको साथ लेके चलने की है। और आप नौकरियों में देखोगे कि बिना खर्चे और बिना पर्ची के जो बच्चे योग्यता के आधार पर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आने का वो मेरा वो था। माननीय नरेंद्र मोदी जी इसे काफ़ी प्रभावित थे और इस पार्टी में आने का ये मेरा फैसला था। और अनुभव अभी धीरे धीरे होगा आगे। अभी पार्टी में आए हैं, राजनीति में आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं। क्योंकि राजनीति में तो और हर जगह इंसान सीखता है, राजनीति में बहुत चीज़ें सीखने की हैं, वो हम सीखेंगे। योगेश्वर दत्त जी, आपने पूरी दुनिया में नाम कमाया खेलों के क्षेत्र में। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे जो युवा भावी जो पहलवान है, जो प्लेयर हैं, वो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आपके द्वारा उनकी तैयारी भी करवाई जा रही है। खेलों के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा काम किया है। उसके बाद डीएसपी रहे आप, वहाँ पे भी आपकी सेवाएं बड़ी अच्छी रही। लेकिन राजनीति में पहले दौर में आप कामयाब नहीं हो पाए, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, पहले दौर में कोई कामयाब नहीं होता। कुश्ती भी, मैं पहली कुश्ती मेरे को आज भी याद है कि जब पहली बार भी मैं कुश्ती आ रहा था और हार जीत लगी रहती है। और ये राजनीति में आने के बाद भी और सबसे बड़ी वो थी कि मैं एकदम आया था, मैं उस चीज़ को ज़मीनी स्तर पे जो बातें होती हैं वो समझ नहीं पाया। मेरे अगेंस्ट भी मतलब मेरे दुष्प्रचार भी किया गया, जो एक झूठा प्रचार किया गया, क्योंकि लोगों को पता नहीं था मैं कहाँ रहता हूँ, क्या है मेरे बारे में, कि भाई ये तो रहता नहीं है, तो दिल्ली या बॉम्बे रहता है, लोगों से मिलता नहीं। वो चीज़ें थी जो एक लोग, और फिर एक बहकावे में लोग आते हैं। उसके बाद अभी 6 महीने लोगों ने मेरे को देखा है, मिले हैं सबसे। और अब तब तकरीबन अकेडमी में रहता हूँ, क्योंकि राजनीति में आने के बाद तो लोग आना जाना कोई परेशानी हो किसी तरह की तो फिर आके मिलते हैं, तो वो अकेडमी में मिलते हैं। और जब मैं हर जगह अकेडमी मिलता हूँ तो वो चीज़ें अपने आप दूर हो गई। और रही पहले उसमें हारने की बात, तो ये चलता रहता है। मेरे लिए वो एक खेल था, खेल में भी आ रहे हैं। और इस चीज़ से हार जीत से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबक क्या लिया? देखिए, ये लिया कि मैं जो काम करने के लिए मैं राजनीति में आया था, मेरे को लोगों के काम करने हैं, विश्वास दिलाना है। और सबक यही है कि अपना काम करते रहना हमें। लोग हमारे बारे में क्या प्रचार करते हैं, क्या है, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना, अपना बस हम काम करते रहना हमें, वही है। और एक लोगों का विश्वास जीतना जो सबसे बड़ी बात है, विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद 6 महीने का से ज़्यादा का समय बीत गया है, तो कितना विश्वास अभी तक आप जीत पाए? देखिए, लोगों से काफ़ी मिलता रहता हूँ डेली, हर रोज़। अकेडमी में भी लगभग 200-300 आदमी हर डेली आते हैं हमारे पास अकेडमी में। कोई न कोई परेशानी लेगा मिलने, मेरे से मिलने। और गाँवों में भी हम जाते रहते हैं। उससे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों से मैं डायरेक्ट जुड़ा हूँ।
उनसे जान पहचान हुई है, क्योंकि पहले लोग मेरे को जानते तो मैं सबको नहीं जानता था। उसके बाद काफ़ी लोगों मैं भी सीधा पहचानने लगा हूँ, डायरेक्ट पहचानने लगा हूँ, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक मेन जो चीज़ राजनीति में होती है, और उससे लोग बहुत ज़्यादा जुड़े भी हैं कि भाई हमारी तरह ही है, मिलनसार है। जो एक सेलिब्रिटी वाली छवि थी कि भाई ये तो यार रहता ही नहीं, घमंडी है, वो काफ़ी, क्योंकि राजनीति में लोग विपक्षी दुष्प्रचार करते हैं, और वो आगे भी वो करेंगे। हाँ हाँ, वो आगे भी करते हैं। हाँ, पर हमें वो चीज़ नहीं करनी कि भाई हमें तो अपने जो हम करना चाहते हैं, जो हमें काम किए हैं या हम आगे काम करवाएंगे, हमें वही चीज़ें रखनी है। योगेश्वर दत्त जी, आपको कितना दुख हुआ होगा जब एक तरफ आप पूरी दुनिया के लिए में नाम कमा के भारत के लिए मेडल जीत के आए थे, और उसके बाद सिर्फ एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने किस्मत आजमाई थी राजनीति के क्षेत्र में, और वहाँ पे जब जनता ने आपको हरा दिया, कैसा फील हुआ? छोटी नहीं बोल सकते आप इसको, 2.25 लाख वोट हैं बड़ौदा हल्के में, और पहली बार यहाँ से लगभग 38,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं पहली बार। 2014 के आप अगर चुनाव में देखोगे तो कुल 7,000 वोट आई थी। इस बार लगभग 37,800 वोट हमें मिली हैं। ये लोगों का प्यार ही था, और मैं एकदम नया था। और इंसान वोट देने से पहले काफ़ी कुछ देखता है, खेल के उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने मान सम्मान दिया था, और मैं तो ये भी सम्मान ही मानूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वोट आई हुई है मेरे को। और लोग थोड़ा टाइम पहले मिलता मेरे को, अगर पहले 1 महीना और पहले अगर मैं राजनीति में आता तो चीज़ें काफ़ी कुछ अलग होती। मैं लोगों से सीधा मिलता, उनसे अपनी बातें रखता, उनकी बातें सुनता, तो एक वो जो आपसी तालमेल होता है वो अच्छा होता। एकदम आए थे, हमारा चुनाव लड़ने का तरीका नहीं था, पता नहीं था कि कैसे लड़ा जाता है, किस तरीके की बात की जाती है। एक पहलवानी करके इसमें आए थे, तो उसकी थोड़ी ही बिना अनुभव की कमियाँ होती हैं, और उसका काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं। पहलवानी में जोर आजमाइश बहुत ज़्यादा रहती है, टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। राजनीति में किस प्रकार की गोटियां फिट करनी पड़ती है? देखिए, सबका अलग तरीका है, मैंने बताया। और अभी तक 2 नंबर काम से मुझे होते भी नहीं, नाम करना चाहते 2 नंबर ना, लोगों हम झूठ बोल सकते। मेरा अब तक जहाँ तक मेरे को याद है कि आज तक भी मैंने इलेक्शन के बाद आज तक भी मैंने किसी को झूठा आश्वासन नहीं दिया है। अगर कोई काम होता है तो भाई ये काम हो जाएगा, अगर नहीं होता तो भाई कहीं और से देखो, ये काम मैं नहीं करा सकता, मेरे उसमें नहीं है। जो काम होने तो उनको हम कराते भी हैं। इसलिए किसी को झूठा लालच नहीं देना चाहिए, जो काम हमसे बन पड़े वो हमें करना चाहिए। और वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें लंबी चलती है। अगर हम झूठ बोल के मैं कुछ करूँगा तो वो चीज़ें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चलेंगी, फिर वो सच सामने जरूर आता है। तो अब अगर हम बात करें वर्तमान की, आने वाले समय में उपचुनाव होना है, तो क्या योगेश्वर दत्त एक बार फिर तैयार हैं? क्योंकि जिस प्रकार से आपका इतिहास रहा है, पहली फाइट आप हारते हैं और दूसरी फाइट आप बड़े दमखम के साथ जीतते हैं। देखिए, मेरा यही है कि जो भी काम करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, और ये नहीं कि छोटे टाइम के लिए, लंबे टाइम तक मैं करने की कोशिश करता हूँ कि लंबे टाइम तक वो चीज़ें मेरे को करनी है। आप कुश्ती देखोगे तो बहुत लंबे टाइम तक मैंने कुश्ती लड़ी है। लगभग मैं 37 साल का हो चुका हूँ, और उसमें 37 साल में भी 28-29 साल तक मैंने कुश्ती की है। 7 साल की एज में मैंने कुश्ती स्टार्ट की थी, और 34 साल तक की एज तक मैंने कुश्ती की है। और उसके बाद भी एकेडमी खोल के लगभग 150 बच्चों की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद भी राजनीति में आने का यही है कि लंबा करना है और ईमानदारी के साथ करना है, लंबा चलना है, हमें इसमें चलना है। और वही है कि अभी इलेक्शन है, उपचुनाव है यहाँ पे, और मेरे को नहीं पता था उपचुनाव होने हैं। मैं तो इलेक्शन हारते ही अगले दिन से लग गया था कि जो कमियां रही हैं वो पूरी करनी है, लोगों को विश्वास जीतना, उनके काम कराने हैं, जानकारियाँ बढ़ानी है। क्योंकि ये इलेक्शन वोट चाहिए, वोट की राजनीति होती है, क्योंकि वोट से इंसान आगे बढ़ता है। मतलब योगेश्वर दत्त ने मान लिया था कि हार होने के बाद निश्चित तौर से अगला जो भविष्य होगा वो राजनीति का होगा, इसी वजह से जनता के बीच में कूद पड़े। देखिए, मैं जब राजनीति में आया तो यही सोच के आया था कि सेवा करनी है लोगों की। ये नहीं है कि अगर मैं जीत गया तो ठीक है, नहीं तो वापिस पुलिस में जवान, वो बिल्कुल मैं सोच के आया था कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ डीएसपी से, राजनीति में आता हूँ और लंबी करनी है, बहुत लंबा, मेरे को लंबे समय तक लोगों की सेवा करनी है, और वही सोच के मैं आया था। इसलिए हारते मैं लगा थी अगले 5 साल बाद, क्योंकि इलेक्शन तो 5 साल बाद होने थे, उसकी सोच के तैयारी करी थी कि लोगों से मिलना जुलना है, कि 5 साल में किसी भी तरह की कोई परेशानी रहे, लोगों को किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और मेरे से कोई मिले तो पता लगे कि हाँ भाई योगेश्वर है और इस तरह का ईमानदार है, ये ऐसी इसकी छवि है। योगेश्वर दत्त जी, हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो भी चुनाव होते हैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं अंदर खाते ये होता है कि वो चुनाव राजनीति बेस पे होते हैं। तो क्या योगेश्वर दत्त भी इस तरह की बात मानते हैं? देखिए, चुनाव तो राजनीति ही होते हैं, जातिगत आधार पे। देखिए, मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहा हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं जिस माहौल में रहा हूँ, ये चीज़ें से बहुत ऊपर हूँ मैं। जात पात ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं मानता,
क्योंकि अब यहाँ पे 150 बच्चे आप अकेडमी में लगे, मेरे को पता भी नहीं किस जाति का कौन बच्चा है, क्योंकि खिलाड़ी कोई जाति नहीं होती। और मैं तो मानता हूँ कि जो भी इंसान घर से बाहर निकलता है, समाज में निकलता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। ये नेता लोगों ने ये जात पात का जहर घोला हुआ है, और वो जो पिछले इलेक्शन में भी उसका एक चीज देखने को मिली। हाँ, पर वो चीज मेरा भी है कि जात पात मेरे को खत्म करनी है। लोग पिछले चुनाव में आरोप लगे थे कि बीजेपी ने जात पात का नारा लगाया। नहीं, बीजेपी ने, अगर बीजेपी जात पात का नारा लगाती तो बीजेपी ज्वाइन ही नहीं करता। मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, जो उनकी सोच है, सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, जो हिंदुस्तान को एक विश्व शक्ति बनाना, विश्व में चमकाना, वो चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री की आप ईमानदारी वाली छवि देखिए। अगर जात पात की होती तो आप देखिए कि कितनी नौकरियां लगी हैं, निष्पक्ष लगी हैं, योग्यता के आधार पर लगी हैं। योगेश्वर दत्त जी, अगर हम आपके इलाके की बात करें तो इलाके का हमने बिंदास हरियाणा की पूरी टीम ने दौरा किया है। बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने हैं। पिछले लंबे समय से नेता आते रहे, सरकारें आती रही, जाती रही, उसके बावजूद भी क्या मानते हैं, नेताओं की नीयत में खोट था या सरकारों की नीयत में खोट था कि आखिरकार कोई भी काम जनता के यहाँ पे नहीं हो पाए, सामाजिक कार्यों की? अगर देखिए, बिल्कुल अब मैं आपकी बात मानता हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से ही थी, दूसरा ही प्लान नहीं तो उससे पहले तो कांग्रेस ही रही है यहाँ पे। ये तो नहीं है कि पिछले 5 साल में इतना खराब हो यहाँ पे हुआ, ये तो पहले से वो चलती चीजें आई हैं। उसके बाद पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, यहाँ से जो विधायक थे उन्होंने कुछ मांग नहीं की, अपनी लड़ाई, और हर जगह अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कोई भी हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने कभी विरोध दल की लड़ाई लड़ी ही नहीं, यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए कभी लड़ाई लड़ी नहीं। अगर लड़ते तो सबको लोगों को दिखती वो चीजें। अब मैं तो हारा हुआ कैंडिडेट हूँ, पर फिर भी यहाँ पे बहुत से लोगों की परेशानियाँ दूर करने की हमने कोशिश की है और काम हुए भी हैं। वो चीज़ है, फिर यही है कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी होगी तो हर काम अच्छा होगा। योगेश्वर दत्त दोबारा हार होते ही जनता के बीच में कूद पड़े थे, तो अब क्या लगता है एक बार फिर बीजेपी उनके ऊपर दाव आजमाएगी? देखिए, अभी इलेक्शन होना है और हमें पूरी उम्मीद है और पूरे दमखम के साथ हम लड़ेंगे, और मैं कभी भी जीतने के लिए लड़ता हूँ। और हमारी पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से विजय होगी यहाँ पे, और इतिहास बनाया जाएगा। इतिहास बनाया जाएगा। लेकिन अगर योगेश्वर दत्त पे बीजेपी अपना दाव नहीं आजमाती है, योगेश्वर दत्त को टिकट नहीं देती है, तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, मैं बता दी ऐसे क्या होना क्या है, हमें यहीं पे रहना, लोगों की सेवा करनी है। क्या लगता है योगेश्वर दत्त हर हाल में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो पार्टी का काम होता है, क्योंकि पिछली बार टिकट मेरे को दी थी। हाँ, इस बार पार्टी का फैसला है, पर मेरा यह है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। योगेश्वर दत्त को टिकट मिले या ना मिले, किसी को मिले, देखिए, अगर हम तो हैं ही, अगर हमें 1% अगर हमें नहीं होती है, फिर भी हम पार्टी छोड़ के भागने वालों में नहीं हैं। हम मौका प्रश्न नहीं है कि कभी उस साइड कभी उस साइड। पहलवान साहब, एक बात और, अभी तक अगर हम बड़ौदा हल्के की बात करें तो कमल नहीं खिल पाया है। देखिए, थोड़ी कसर लगी, नो कमल पिछली बार खिलता, कुछ हमारी कमियां थी, लगभग 4,500 वोट से हमारे थे, हमें टाइम कम मिला, कुछ भी हमारी, हम तो अपनी कमी मानते हैं जो हम नहीं जीत दिला पाए, और कुछ कमियां रहती हैं, पता भी लगता है, वो फिर दूर करने की कोशिश भी की है, और उम्मीद है कि इस बार कमल यहाँ से खिलेगा और बहुत अच्छे मतों से हम यहाँ से भी जाएंगे। पहलवान साहब, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो पूरे हरियाणा की जनता बिंदास हरियाणा के माध्यम से जानना चाहती है, सुनना चाहती है, वो ये है कि पिछली बार मोदी लहर बहुत ज़्यादा थी और मोदी लहर के बावजूद भी यहाँ पे कमल नहीं खिल पाया, और अब की बार ऐसा क्या होगा? क्योंकि कोरोना में भी लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो उसके बावजूद क्या लगता है कमल खिलेगा? देखिए, बिल्कुल खिलेगा। और पीछे जब ये लोकसभा चुनाव थे, वहाँ से सारी की सारी सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव, वो चीज़ें, बड़ौदा की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीते थे। बिल्कुल जीते थे, अगर, क्योंकि वो चीज़ें बदलती रहती हैं। वो सोनीपत लोकसभा की बात की थी उसमें, हाँ जीतते, पर वो बिल्कुल वो बात है कि 17,000 से यहाँ से कमल पीछे रहा था बड़ौदा से, पर हम 4,500 से पीछे रहे थे, और वो गैप काफ़ी कुछ कम किया है, और इस बार उसको बिल्कुल ख़त्म करके, और इतना ही गैप हम काफ़ी ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से इस बार विजय होगी। आपने कहा कि कमल खिलेगा, लेकिन हम अभी आपके गांव से होके आए हैं, भैंसवाल में हमने जब लोगों से संपर्क किया तो लोगों का ये कहना कि अगर गांव का कैंडिडेट आता है तो हम उसके साथ हैं, अन्यथा हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, और आपने कहा कि कमल खिलेगा। देखिए, बिल्कुल, देखिए, मैं जब मेरा गांव आता, गांव वाले बिल्कुल वो चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि
और भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव रहा है इस बेल्ट पे रहा है, पर वो ख़त्म भी तो करना है। उससे पहले चौधरी देवलाल जी का, इनेलो का प्रभाव रहा है, और कुछ चीज़ें ख़त्म तो करनी पड़ेंगे हमें, जी जान लगा के। लोग गाँव वालों को मनाएंगे भी, क्योंकि सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह कि गाँव वाले मेरे साथ हैं। इस बार भी 2 कैंडिडेट थे, फिर भी 19 वोट आई है। गांव वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं। अब बिल्कुल भूपेंद्र हुड्डा, वही तो बता रहा हूँ मैं कि गांव के 2 कैंडिडेट होने के बाद गांव ने बिल्कुल हमें बराबर तोल दिया, और गांव वाले का प्यार ही है ये हमारा सारा, और उनके प्यार की वजह से ये है कि भाई मेरे को टिकट मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोली है वो चीज़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। पर फिर भी हम गाँव वालों को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हमें काम कराने हैं, गाँव की जो सुविधा है वो परेशानी है वो दूर करनी है। अंतिम प्रश्न पहलवान साहब, अगर हम मुद्दों की बात करें या समस्याओं की बात करें तो काफ़ी सारी समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपने भी उनको स्वीकार किया है कि हाँ वो समस्याएं समाधान नहीं हो पाई। अब ऐसे में आप क्योंकि अभी तक टिकट आपकी फाइनल नहीं हुई है या चुनाव की डेट भी फाइनल नहीं हुई है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे बिंदास हरियाणा के माध्यम से? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले की छोटा 6 महीने बाद मैं लोग मतलब वो यहाँ की जो परेशानी वो दूर करने की कोशिश मैं करता रहा। उसके बाद फिर कोरोना आया, लगभग फरवरी में कोरोना का कहर पूरी दुनिया में, तो फिर हिंदुस्तान में भी वो चीज़ें आई, उससे काम रुके हैं। पर हमारी कोशिश है वो काम अब होते रहे। अभी कुछ सड़कें हैं जिनका हमने एस्टीमेट, जिनकी मांग हमने मुख्यमंत्री जी को रखी थी, और उनका कुछ का टेंडर छूट चुका है, वो चीज़ें अभी हुई हैं। और अभी पानी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आई थी, बिजली पानी जो समस्या थी, वो पानी की समस्या तो उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि अभी से पानी हर टैल तक पहुंच रही है, हर गांव तक पहुंच रही है। वो चीज़ें आपने मुख्यमंत्री की बात की है, मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा था कि हमने 12 गाँव को चुन लिया है और 12 गाँव में हम 24 घंटे बिजली देंगे। देखिए, वो उन्होंने नाम भी बताए थे कि लेकिन आई नहीं किसी में भी। नहीं, कुछ में तो आई। हम ये जवाब बोल रहे, क्योंकि उसके बाद मैं रुखी में गया था। कौन से गाँव में 24 घंटे बिजली आई? नहीं, रुखी गाँव में। रुखी गाँव में? हाँ, मुख्यमंत्री आने के बाद मैं रुखी गाँव में गया था। उन्होंने बोला कि अभी तक लाइट नहीं गई है, हमारे गांव में कंटिन्यू लाइट आई हुई है। लेकिन पहलवान साहब, 12 गांव की बात, और वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की जाती है, और एक गांव में लाइट आती है। देखिए, मैं एक गांव की बता सकता हूँ, जिस गांव में मैं गया उसमें, वैसे तो मैं हर गाँव में जाता हूँ। बिजली की बात चली थी, वो बोले कि कल से अभी तक लाइट नहीं गई है, और हर गाँव में जाता हूँ, वहाँ पे किसी गाँव में हाँ एक खेतों की समस्या तो है। आपके अपने गांव के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। सिर्फ मैं बिल्कुल मैं बताता हूँ, मेरा गांव 24 घंटे की उसमें नहीं था। मेरे गांव में अंदर मीटर लगे हैं, जगमग योजना में नहीं आता। मेरे गांव की 16 घंटे की लाइट है, 16 घंटे लाइट मेरे गांव में आती है। पहलवान साहब, एक बात और, इतना बड़ा हल्का है, ग्रामीण इलाका है, और पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका है, और जो युवा बच्चे हैं, या विशेष तौर से अगर हम बच्चियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, एक भी कॉलेज तक नहीं है यहाँ पे। मैंने वो मांगे रखी हुई है मुख्यमंत्री जी को, मगर ये हमारे बड़ौदा हल्का में एक भी कॉलेज नहीं है, वो कॉलेज बढ़ना चाहिए। युवाओं के लिए आपकी सोच क्या है? देखिए, युवाओं के लिए पूरा ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे मकसद है कि शिक्षा और खेल ज़्यादा अच्छे, शिक्षा और खेल अच्छे हों, और स्वास्थ्य की तरफ ही है। पर जहाँ पे खेल और शिक्षा अच्छी होंगी तो वहाँ पे स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो। जहाँ बच्चे खिलाड़ी होंगे तो वहाँ पे स्वास्थ्य की परेशानी नहीं रहेगी। पर हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पे ज़्यादा फोकस है, और ये जो समस्या ज़मीनी तौर पे हैं, ये बिजली पानी की हैं, वो तो दूर करनी ही करनी है। ये थे योगेश्वर दत्त, जिन्होंने पूरी दुनिया में खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाया था, अपना परचम लहराया था, और साथ में बड़ौदा हल्के से अपनी किस्मत बीजेपी उम्मीदवार के रूप में आजमाई थी। हालांकि वो अलग बात है, ये उस चुनाव में अपनी जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो इनका इतिहास ये कहता है कि पहली फाइट इन्होंने हमेशा हारी है, और दूसरी फाइट ये हमेशा जीते हैं, और उसी उम्मीद में एक बार फिर पहलवान साहब मैदान में कूदने की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि होगा क्या और किसको जीत मिलेगी और किसको टिकट मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से बड़ौदा हल्के का इतिहास रहा है, वो चाहे इनेलो पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिस प्रकार से योगेश्वर दत्त ने भी बताया कि ये हल्का पुराने समय में इनेलो का भी रहा है और कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, लेकिन अब इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या इनेलो का या विपक्षी पार्टियों का गढ़ तोड़ पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और किसके सिर पे चौधर का ताज सजेगा, ये भी बड़ौदा हल्के की जनता आने वाले समय में ही तय करेगी। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, पल पल हम आपको यहाँ की ताज़ा अपडेट दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिरकार बड़ौदा हल्के की जनता का मूड कैसा है। विशेष सहयोगी रोहित पांचाल और संदीप जांगड़ा के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।